So, student, in the last lecture, we have done Cauchy integral theorem. What is the basic concept of the Cauchy integral theorem? Let us suppose हमारे पास एक region है. We have a region. This is R is a region. ये कोई एक area है that is covered by the curve C. This is the curve C. Okay. तो अगर हमारा function बड़े ध्यान से समझो. So, student, हमने क्या किया था कि जरा दोबारा से मैं बताने जा रहा हूँ. So let us suppose R is a region covered in C. कर्व ने उसको घेरा हुआ, पूरा कवर किया हुआ, क्लोज कर्व है, करेक्ट. और जो हमारा एफ जेड है फंक्शन है, ये इस पूरे रीजन में एनालिटिक है. एफ जेड इज एनालिटिक ओवर दिस रीजन ऑन द कर्व आल्सो, करेक्ट. और दूसरी बात, ये जो एफ डैश जेड है, इट इज continuous okay, at each point of point within and on a simple curve. इस पूरी कर्व के ऊपर और अंदर इसका डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस है और एफ जेड एनालिटिकल है. ये दो कंडीशन अगर ट्रू हो तो ये जो इंटीग्रेशन है ओवर द कर्व ऑफ एफ जेड विल बी इज इक्वल टू 0. दिस इज द बेसिक थ्योरम कॉची इंटीग्रल, और हमने इसका प्रूफ भी किया था. प्रूफ इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट इज इट्स रिजल्ट. Then after that, we have done its corollary. Corollary में क्या कि अगर इस रीजन के अंदर दो पॉइंट हों P एंड Q, अगर आप इसमें कोई पाथ ले लेते हो, ये पाथ ले लेते हो PAQ और इधर से पाथ ले लेते हो, PBQ, तो हमने ये प्रूव किया इसकी क्रॉलरी में, कि इंटीग्रेशन अबाउट PAQ अलोंग PAQ. अब ये कंडीशन सारी की सारी इसमें सेटिस्फाई हो रही हैं. एफ जेड एनालिटिकल है, एफ जेड कॉन्टिन्यूस. अगर ये कंडीशन हो तो उस कर्व के बीच में कोई दो, उस रीजन के बीच में यानी 2 पॉइंट्स आर देयर, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड along PAQ and with respect to Z and along PBQ of FZ will be equal. मतलब आप कोई भी पाथ यूज कर लीजिए, जो इंटीग्रेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विल बी सेम, पाथ इंडिपेंडेंट, करेक्ट. सो द थर्ड रिजल्ट दैट वी हैव प्रूव्ड कि अगर हमारे पास ये जो कर्व है C1, दिस इज कर्व C1 एंड दिस इज कर्व C2. बड़े ध्यान से देखना जरा, ठीक है जी. दिस इज कर्व C2, ओके. तो अगर इस रीजन में, ये जो रीजन है, इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है दोनों, एफ जेड एल इज एनालिटिकल एंड इट इज कॉन्टिन्यूस, तो देन आप क्या करोगे, आप इस कर्व को थोड़ा सा कट करोगे, यू विल कट इट द कर्व एंड यू विल ज्वाइन, क्लोज कर्व बना लोगे, सिंगल क्लोज. मतलब ये C1 और ये ऐसे गया C1 C2, ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, देन दिस इज द कर्व C2. अब ये एक ही बन गई कर्व, अंडरस्टैंड. तो हमारे पास what you will get the result is integration about C1 of FZ dz will be is equal to integration about C2 of FZ dz, करेक्ट. अब इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन करेंगे आज. सिर्फ बताना चाहता हूं इसमें, बस जो प्रूव कर दिया कि मान लो जो हमारे पास एक कर्व है, ध्यान देना जरा, C1 कर्व,
ठीक है जी। और ये जो कर्व है हमारे पास, ये सी कर्व मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। सो देयर इज अनदर कर्व C1, हियर यू हैव ए कर्व C1, ये C2, ये C3, ये C4, ये C4, ऐसे कुछ कर्व्स हों। ठीक है, तो आप क्या करोगे, और जितना ये रीजन है ये सारा, इसके ऊपर ये फंक्शन एनालिटिकल है, तो करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, व्हाट यू विल डू इट, इन इन कर्व के बीच में नहीं है वो एनालिटिकल। ओके, सो तो क्या करोगे, आप कट लगाओगे। कैसे कट लगाओगे, जैसे मान लीजिए C1, ठीक है जी। सो हाउ यू विल कट इट, तो आप क्या करोगे कि ये जो कर्व है हमारे पास, ये जो कर्व C1, यहाँ पे ऐसे कट लगा दोगे आप, उसको आप बड़ी कर्व से मिला दोगे। फिर ये जो छोटी सी कर्व C2 कर्व है, इसमें भी कट लगा दोगे, आप उसको इससे मिला दोगे ऐसे करके। ठीक है जी। अब जैसे ये C1 हो गया, तो ये C2 हो गया, ऐसे हमारे पास ये C3 हो गया, करेक्ट। ये फिर हमारे पास C4 हो गया। सो यू विल ज्वाइन इट, एक सिंगल क्लोज्ड कर्व बनाओगे, करेक्ट। ये जो कर्व थी, दिस वाज द सी कर्व। मेरे पास थोड़ा सा इतना बेटर वे से नहीं बन पाया, बट आपको ये समझ होनी चाहिए कि व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन। ये क्लोज्ड ही है, गोल ही है। अंडरस्टैंड, दिस इज कर्व सी, करेक्ट। तो C1 ऐसे चलेगा, ये कर्व गया ऐसे, डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन देखो, करेक्ट। सी द डायरेक्शन, करेक्ट। सो देन integration about the closed curve C of fz dz will be is equal to integration along C1 of fz dz plus integration about C2 along C2 of z plus integration about C3 of fz plus integration about C4 fz dz। तो ये रिजल्ट जो है, यू मस्ट मेमोराइज। ओके, इफ यू हैव मोर देन वन कर्व और उसमें कोई पॉइंट है जैसा, उसमें एनालिटिकल नहीं है, बट इन सभी एरिया के ऊपर ये एनालिटिकल है। सी दिस कॉची इंटीग्रल फार्मूला, what is the statement of Cauchy integral formula, very very important, because maximum question will be based on this. If fz is an analytical function and within and on the curve C, एक कर्व C ले लेते हैं हम, ठीक है जी, ये कर्व C ले लिया हम, इस कर्व के ऊपर और इसके अंदर फंक्शन एनालिटिकल है, एंड ए इज एनी पॉइंट विद इन द सी, सी के बीच में कोई एक पॉइंट है, कहीं पे भी हो सकता है, ये ए पॉइंट है, देन एफ ए की वैल्यू ये होगी, ये दिस इज द 2 पाई आयोटा। एंड वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट, तो इसको हम प्रूफ भी करेंगे। एंड ओके, सो सी हाउ वी विल प्रूव इट। सो प्रूफ, सबसे पहले आप एक कंसिडर करेंगे, कंसिडर एफ जेड अपॉन जेड माइनस सी विच इज एनालिटिक। ये फंक्शन कंसिडर करना है, बिकॉज यू नो दैट दिस वन एनालिटिक एट every point within the C, within C except x is equal to a। क्यों? क्योंकि जैसे मैं z is equal to a, जैसे मैं z is equal to a सब्स्टिट्यूट करता तो a minus a will be 0, so anything over 0 is not defined। ये फंक्शन नॉट डिफाइंड ही नहीं रहेगा, एनालिटिकल कहाँ से रहना। सिर्फ ये जो फंक्शन, मैं एफ जेड की बात नहीं कर रहा, जेड तो एनालिटिकल है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फंक्शन। सो दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिकल, analytic at A, correct? Everything is clear, I think. So now,
अब हम क्या करेंगे टू रिजॉल्व दिस इशू कि ये जो फंक्शन है ये इस पॉइंट के ऊपर एनालिटिकल नहीं है। सो क्या करूंगा, मैं एक इसमें एक कर्व ले लेता हूं, इसके अबाउट एक छोटी सी कर्व ले लेता हूं। क्या करेंगे, यहां बनाता हूं, यहां जो C1 कर्व है ना, एक कर्व ले लेता हूं अबाउट ए। तो हम ये बोलेंगे कि इस रीजन में तो अब ये जो फंक्शन है दिस वन इज एनालिटिकल ओवर दिस रीजन, मतलब इस रीजन में ये पूरा एनालिटिकल है, बट यहाँ पे नहीं है, इट इज नॉट एनालिटिकल है बिकॉज इसमें एक पॉइंट है जिसपे ये डिफाइंड नहीं है, सो दैट वाई इट इज नॉट एनालिटिकल। सो व्हाट यू विल डू, वी विल टेक द हेल्प ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम। कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारे पास ये C1 कर्व के ऊपर एनालिटिकल नहीं है, अंदर नहीं है, तो आप उसको ना कट लगा लो, अंडरस्टैंड। तो कट लगा लो ऐसे, ये आपके पास सी कर्व है, दिस इज सी कर्व, ओके, एंड दिस इज C1 कर्व। नाउ ये जो रीजन है, द रीजन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रीजन, ये वाला, ये वाला रीजन, इस पूरे रीजन पे ये एनालिटिकल फंक्शन, विच वन, दिस वन, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, बिकॉज यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए है, जेड इज इक्वल टू ए, इस पॉइंट के ऊपर है नहीं, तो वो तो कर्व में आ ही नहीं रहा, दिस इज आउटसाइड। तो यहाँ पे पूरे के पूरे एनालिटिकल है। तो अकॉर्डिंग टू द सो देयरफॉर बाय कॉची इंटीग्रल थ्योरम, कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्या बोल रही है कि इंटीग्रेशन अबाउट सी ऑफ एफ जेड dz will be equal to integration about c1 of fz, सॉरी फंक्शन कौन सा है, z माइनस ए और z माइनस dz, ये फंक्शन है इंस्टेड ऑफ अदर, दिस इज द फंक्शन। सो दिस इज द concept of the Cauchy integral theorem that we have proved in the last lecture and I have reviewed in the today lecture also। अब हमें इसको करना है सॉल्व, तो सॉल्व करने जा रहे हैं, तो कैसे करेंगे। अब ये जो C1 है ना, C1 कर्व जो है इट इज ए सर्कल, विच सर्कल, जिसका जो सेंटर है हमने ए ले लिया, ठीक है, वो जो कर्व है वो है जेड माइनस ए, और इसका रेडियस हम ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, यू कैन टेक इट्स रेडियस आर, से आर। तो ये सर्कल है, क्योंकि जेड माइनस ए कोई भी आप पॉइंट लोगे यहाँ पे इस कर्व के ऊपर कोई भी जेड लोगे, तो जेड माइनस ए जो इसका डिस्टेंस रहेगा दैट इज इक्वल टू आर। तो ये हमारे पास कर्व हो गई। अब आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि अगर आप जेड माइनस ए को हटाते हो, ये भी आपको बड़े अच्छे से समझ होनी चाहिए कि जेड माइनस ए में से मॉडुलस हटाते हो तो यू विल गेट आर ई रेस्ट पर आयोटा थीटा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मैं समझा देता हूँ। क्योंकि देखो आर की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर, आर ई रेस्ट पर आयोटा थीटा, यू नो दैट बाय डिमॉर्गन थ्योरम, ई रेस्ट पर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो दिस विल बिकम cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ध्यान से देखना ये कैसे ये आ गया, तो r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। अगर आप इसका मॉड लेते हो, इसका मॉड लेते हो तो आप इसका भी मॉड लोगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या होता है, उसका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, अंडरस्टैंड। तो दिस विल बिकम r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन रह के आर बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट्स मॉडुलस इज 1। तो आपको ये पता नहीं है फ्रॉम वेयर यू कैन राइट दिस वन और दिस फ्रॉम वेयर यू कैन राइट दिस वन। अंडरस्टैंड क्या किया, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट, इसको निकालने जा रहा हूँ अबाउट कर्व C1 ऑफ एफ जेड, जेड माइनस ए डी जेड, बड़े ध्यान से देखना, करेक्ट। आपको पता ये सर्कल है, कंप्लीट सर्कल है, तो ये सर्कल है, तो सर्कल का जो थीटा होता है, थीटा विल बी फ्रॉम 0 टू 2 पाई, पूरा घूमेगा। सो यहाँ पे इसको हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, थीटा की वैल्यू 0 टू 2 पाई। थीटा ही क्यों लिया,
बिकॉज आई एम गोइंग टू कन्वर्ट होल थिंग इन थीटा। तो ध्यान दीजिए कि ये जो मेरे पास है दिस वन, ये सॉरी मैंने z माइनस ए इज इक्वल टू z माइनस ए इज इक्वल टू आर ई रेज पर आयोटा थीटा। सो z माइनस ए, correct, z minus a. So this implies z is equal to a plus r e raised by iota theta. Understand? तो z की वैल्यू ये यहाँ पे पुट कीजिए आयोटा थीटा एंड z माइनस a इज इक्वल टू r, इसकी वैल्यू r e रेस्ड पावर आयोटा थीटा, करेक्ट। एंड यहाँ पे dz, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ dz? वेरी सिंपल, अगर आप dz कर लोगे तो ये तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव जीरो, अंडरस्टैंड, और r भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ई रेज टू पावर आयोटा थीटा का डेरिवेटिव ई रेज पावर थीटा एज इट इज ई रेज आयोटा थीटा का, फिर आगे कितना आयोटा डी थीटा। सो यू विल पुट डी जेड इज इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ डी जेड, इन प्लेस ऑफ डी जेड यू विल राइट आर आयोटा ई रेज पावर आयोटा थीटा डी थीटा। अब देखिए ये आर से आर कैंसिल, ई रेज पावर आयोटा थीटा से ई रेज पावर आयोटा थीटा कैंसिल, तो आयोटा कॉमन बाहर निकल गया, तो हमारे पास 0 to 2 पाई ये रह गया एफ ए प्लस आर ई रेज टू पावर आयोटा थीटा और डी थीटा, अंडरस्टैंड, करेक्ट। तो इसको हमने अब, हमारा मकसद है कि इसको हम सॉल्व करें, अंडरस्टैंड। तो देखो एक्चुअली क्या है कि हमने ये बहुत, हमारा तो मकसद सिर्फ इस एक पॉइंट से था, ठीक है। तो इस एक पॉइंट से मकसद क्या हुआ कि जब हम आर को, क्योंकि आर हमें सिर्फ इस पॉइंट को इग्नोर करना था, तो वो तो एक जो सर्कल है, जो C1 सर्कल है, उसको आप एक पॉइंट भी तो ले सकते हो उसी के ऊपर ही, मतलब इतना छोटा कि उसका रेडियस 0 हो जाए, ठीक है। अगर हम इसकी लिमिट लेते हैं तो अगर हम इसको कंसिडर करते हैं, बिकॉज हमें उस पॉइंट को बाहर रखना था, तो इतनी बड़ी कर्व नहीं लगनी थी कि उसके बहुत बड़ा रेडियस लगे, तो हम क्या करते हैं, इन द लिमिटिंग फॉर्म, इन द लिमिटिंग फॉर्म जो हमारे पास श्रिंक हो जाएगा, जो हमारा सर्कल है C1 श्रिंक टू ए टू द पॉइंट, वो पॉइंट बन जाएगा पॉइंट ए, तो तब क्या होगा हमारे पास आर की अप्रोचेस टू वैल्यू 0 हो जाएगी, अगर आर 0 हुआ तो ये सब फिनिश हो गया, तो दैट विल बी द आयोटा 0 to 2 पाई और एफ ए और डी थीटा, एफ ए में तो कोई थीटा है नहीं, तो दैट विल बी आउटसाइड, और 0 to 2 पाई and d theta, correct? So d theta iota f a, so when you will integrate 1 you will get theta 0 to 2 pi, so you are getting iota f a into 2 pi, so you are getting 2 pi iota f a, तो ये किसके इक्वल है, सी दिस, ये इसके इक्वल है ना, ये कर्व, so what you are getting here, it is equal to integration about c f z माइनस ए डी जेड। सो अगर ये दोनों इक्वल आ गए हैं तो ये 2 पाई इधर आ जाएगा, सो देयरफॉर एफ ए विल बी इक्वल टू 1 बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अबाउट सी एफ जेड माइनस ए डी जेड, करेक्ट। तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड रिजल्ट, कॉची इंटीग्रल, कॉची इंटीग्रल फार्मूला। अब बड़े ध्यान से समझना, ये कॉची इंटीग्रल फार्मूला और कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्या बोलती है, कॉची इंटीग्रल बोलती है थ्योरम कि अगर एफ जेड हो पूरी फंक्शन में, पूरे रीजन के अंदर, कर्व के अंदर, जब बाहर एनालिटिकल हो, तो वो क्या होगा, उसकी इंटीग्रेशन 0 होगी, ये कॉची इंटीग्रल थ्योरम बोलती है। कॉची इंटीग्रल फार्मूला बोलता है कि अगर उस कर्व के अंदर एक ऐसा पॉइंट है, तो हम ना एक फंक्शन लेते हैं, ये जो फंक्शन है ना, इस पॉइंट के ऊपर एनालिटिकल नहीं है, बाकी सारी जगह पे है, तो फिर उस पॉइंट की वैल्यू ये होगी,
उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ये होगी, ये आपको याद रखना है। इसको कैसे यूज करेंगे हम फ्यूचर में, ये बड़े ध्यान से देखना है। अब हम इसकी एक्सटेंशन भी बताऊंगा मैं कि यही अगर हम उस फंक्शन का, ये जो हमारे पास फार्मूला है, अगर हमारे पास ये nth डेरिवेटिव पार्ट ए होगा तो दैट विल बी n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई ए इंटू इंटीग्रेशन अबाउट सी एफ जेड जेड माइनस ए डी जेड। ठीक है, तो है इसमें हमने n ऑर्डर का ले लिया, इसमें 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पे पावर है n प्लस 1। तो ये स्पेशल केस में ये भी कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे कोई डेरिवेटिव नहीं लेते तो n की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, कोई डेरिवेटिव, इसका मतलब यहाँ पे n 0 है, कोई डेरिवेटिव नहीं। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे क्या आएगा, 0, तो ये आएगा z प्लस जेड माइनस ए रेज टू पावर 1। तो अगर हमारे पास z2 लेना है, डबल डेरिवेटिव लेना है, एफ डैश सिंगल डेरिवेटिव निकालना है, तो n फैक्टोरियल मीन्स 1, क्योंकि ये 1 आ गया। तो 2 पाई आटा, इसको जनरलाइज किया हुआ है फार्मूले को, तो एफ जेड और जेड माइनस ए रेज टू पावर यहाँ पे क्या, 2। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि अगर इसी फार्मूले को हम इस तरह से यूज करें, इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए रेज टू पावर n प्लस 1 डी जेड, तो ये अगर मैं उधर ले जाता हूँ 2 पाई आयोटा इंटू एफ एन ए डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल। तो कभी भी आपको इंटीग्रेशन करनी है, ये जो फंक्शन है ना, ये पूरा फंक्शन, ये z इज इक्वल टू ए के ऊपर एनालिटिकल नहीं है। तो उसकी पावर अगर यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे आपको ये फाइंड आउट करना है, एग्जाम्पल के लिए यू वांट टू फाइंड आउट एफ जेड जेड माइनस ए रेज टू पावर 1, तो n की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे 0, कोई डेरिवेटिव नहीं, यहाँ पे 0 0 फैक्टोरियल 1। तो अगर आप यहाँ 2 ये फाइंड आउट करना चाहते हो, तो आपको पता है 2 पाई आयोटा एफ 1 ए, ये डेरिवेटिव हो गया इसका, और 1 फैक्टोरियल। तो जो भी एफ जेड दिया होगा उसका डेरिवेटिव करोगे, उसमें ए पॉइंट पुट करेंगे, तो दैट विल बी फाइंड। अगर आपको निकालना हो एफ जेड और जेड माइनस ए रेज टू पावर 3 डी जेड, ये निकालना हो, तो यहाँ पे 2 पाई आयोटा एफ 2 आयोटा 2 ए अपॉन 2 फैक्टोरियल। इस तरह से ये फार्मूला काम करेगा। सो वेरी यूजफुल क्वेश्चन, वी हैव 2 क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिए। अब सबसे पहले जरा इस फॉर्म को देख लो आप, एफ जेड जेड माइनस ए raised to power n. If you will compare this question with this, so here एफ जेड की वैल्यू आ गई ई रेज टू पावर माइनस जेड, डन। ये जो ए पॉइंट है यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, क्योंकि पावर 1 है। ये जो ए पॉइंट है हेयर, ए इज इक्वल टू माइनस 1। अंडरस्टैंड? इफ यू विल कंपेयर बोथ, तो ए पॉइंट जो है माइनस 1 है। अब हम पहला केस ले रहे हैं ए, ये जेड इज इक्वल टू 2। जेड इज इक्वल टू 2 एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस जो है वो 2 है, ये 2 ये 2 ये 2। अब मुझे बताओ, ये z इज इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि इधर भी 2 है इधर भी 2, तो z इज इक्वल टू माइनस 1, ये इनसाइड द सर्कल है, ये सर्कल के अंदर है, इस कर्व के अंदर है, इस कर्व के अंदर है। तो अंदर हो गया, तो इस पॉइंट के ऊपर ये पूरा फंक्शन तो एनालिटिकल नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर ये 0 आ जाता है, नॉट डिफाइंड आ जाता है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे अब हम कॉची इंटीग्रल फार्मूला यूज करेंगे। हम लोगेंगे द पॉइंट हियर x इज इक्वल टू -1 lies inside the circle z is equal to 2, so therefore by कॉची, कुछ जगह पे कॉची इंटीग्रल फार्मूला यूज हुआ, कुछ जगह पे कॉची इंटीग्रल, कॉची इंटीग्रल, इस क्वेश्चन से हर चीज क्लियर हो जाएगी। फार्मूला दैट इंटीग्रेशन अबाउट द कर्व सी e raised to power minus z z plus 1
विल बी इज इक्वल टू, आपको पता होना चाहिए ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल था फार्मूला, ये इक्वल था 2 पाई आयोटा इंटू एफ ए। ध्यान दे रही हूँ, किसी को कंफ्यूजन ना होना चाहिए, यही फार्मूला हमने प्रूव किया था ना ये वाला। तो ये 2 पाई है, मैंने बोला ना कि आपको इसको कैसे यूज करो। देखो अगर हमें ये निकालना है तो यहाँ पे अगर 1 रखना है तो ये ऐसे आएगा, correct. So that will be is equal to 2 pi iota into f z a कितना है -1. So e raised, sorry f z जो है that is equal to e raised per minus z. So e -1 e raised per -1, so e raised per 1. Understand? So you will get 2 pi iota into e. So this is the answer of the first question, integration of this. अब लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में हमारे पास है z, ये है z इज इक्वल टू हाफ। बेटा ध्यान देना जरा, अब z इज इक्वल टू हाफ है तो हाफ, तो ये जो -1 है ये बाहर चला गया, इसका मतलब अंदर तो पूरा एनालिटिकल ही हुआ, जिसके ऊपर वो एनालिटिकल नहीं है वो पॉइंट तो कर्व के बाहर है, तो कर्व के अंदर तो सब एनालिटिकल है, ठीक है। सो हियर पॉइंट a is equal to -1 lies outside the curve z is equal to 1/2. So therefore by Cauchy integral theorem, integration of e raised power minus z z plus 1 about the curve c, इसके ऊपर तो पूरा ये फंक्शन एनालिटिकल है, यहाँ पे एनालिटिकल नहीं होगा क्योंकि ये तो कर्व के बाहर है। तो डी जेड इज इक्वल टू 0। कॉची इंटीग्रल बोलते हैं कि जिस कर्व के अंदर जो उसके ऊपर एनालिटिकल हो फंक्शन तो वो उसका इंटीग्रेशन 0। तो सेकंड केस में आंसर 0 आ रहा है, इस केस के अंदर ये आ रहा है। सो दिस इज द